एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि एक बार जो पीछे की संधि पढ़ाई गई है, दीर्घ संधि और गुण संधि, एक बार उसको रिवाइज करा के ही तब संधि को आगे बढ़ाया जाए। तो उसी क्रम में हम उन दोनों संधियों को पहले एक बार फिर से समझा देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र था अकह सवर्णे दीर्घा। अकह में अक क्या है? प्रत्याहार। और ये देखिए यहाँ पर हमने ये प्रत्याहार भी लिख दिए हैं। कुल कितने प्रत्याहार होते हैं? 14 प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, ऋ और लृ। क्योंकि हमने कहा था कि प्रत्याहारों के अंदर जो भी वर्ण आएंगे वो अंतिम इत संज्ञक वर्ण को छोड़कर आएंगे। इसमें से इसको छोड़ा और इसमें से कै को छोड़ा, तो अक प्रत्याहार में वर्ण हुए आ, ई, उ, ऋ, लृ, वो यहाँ पर आ गए। आ, ई, उ, ऋ, लृ। तो ये हो गया अकै सवर्णे। सवर्णे से मतलब इसी का समान वर्ण का ही होना चाहिए। जैसे आ है तो आ के आगे आ ही आना चाहिए, ई के आगे ई, उ के आगे उ, और ऋ के आगे ऋ, और लृ के आगे लृ। तो क्या हो जाएगा? अकै सवर्णे आने से वो दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ कौन कौन से वर्ण है हमारे पास? आ है, ई है, उ है, ऋ है। लृ का दीर्घ नहीं होता है। और कात्यायन ने यह भी कहा था कि र और लृ ये समान वर्ण होते हैं। तो ये आपने देखा कि अकह सवर्णे दीर्घा से आपने फार्मूला याद किया। प्रत्याहार यदि आपको याद है तो आप अक प्रत्याहार को इसके अंदर लिख देंगे। और क्योंकि सवर्ण होना चाहिए यहीं पर, और दीर्घ कौन कौन से वर्ण हैं? आ, ई, उ और ऋ, ये दीर्घ होते हैं। दूसरी हमने पढ़ी थी गुण संधि। गुण संधि का फार्मूला था आद गुण है। आद में क्या आ गया? आ और आ गया। आ और आ में आद आ गया। और ई, उ, ऋ, लृ हमने ले लिया दीर्घ संधि से। पतंजलि ये कहते हैं कि यदि हमें सूत्र को बनाने के लिए किसी पूर्व संधि से कोई शब्द या वर्ण लेने पड़े तो हम ले सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि प्रथा होती है घरों में भी कि दूसरे घर से कुछ उधार मांग लेते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ कोई आया हुआ है और हमारे यहाँ थोड़े से बर्तन कम है, आप हमारे यहाँ से बर्तन, अपने यहाँ से बर्तन दे दीजिए। तो पतंजलि ने भी इसी को फॉलो किया कि यदि हमें जरूरत पड़ती है तो हम पूर्व संधि से कुछ ना कुछ वर्णों को ले लेते हैं। और इसमें उसने कहा कि आद्य में तो ये आ गया, ई, उ, ऋ, लृ जो है हमने दीर्घ संधि से ही लिया। तो उन्होंने कहा कि यदि आ और आ के बाद ई, उ, ऋ, लृ होंगे तो वो गुण संज्ञक हो जाएंगे। गुण संज्ञक कौन कौन से वर्ण होते हैं? आ, ए, ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण है। ये प्रश्न आता है कि गुण संज्ञक वर्ण बताइए। तो ये गुण संज्ञक वर्ण है, इनमें से ही कोई ना कोई होगा जब आ और आ के बाद ई, उ, ऋ या लृ आएंगे। क्या क्या होगा? वो ये कहते हैं कि जब आ और आ इन दोनों में से किसी के बाद भी ई या ई आए तो वो ए हो जाएगा। ऐसे ही आ और आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो वो ओ हो जाएगा। ऐसे ही आ और आ के बाद री या री आए तो अल हो जाएगा। और आ और आ के बाद यदि लृ आता है तो अल हो जाता है। तो ये गुण संज्ञक वर्ण ये है। और उन्होंने ये बता दिया कि आ और आ के बाद यदि ई या ई आता है तो ए हो जाता है। आ और आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो ए हो जाता है और ओ हो जाता है। और आ और आ के बाद यदि ऋ आता है या री दीर्घ आता है तो वो अल हो जाता है। और यदि आ और आ के बाद लृ आता है तो अल हो जाता है। और ये पहले भी बताया जा चुका है कि लृ का दीर्घ नहीं होता है। अब इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे हम बात करें भानुदय, तो भानुदय का संधि होगा भानु उदय। भानु में से यहाँ भान आ गया, यहाँ ये उ रह गया और ये उदय। भानुदय। अब उ और उ मिलकर बड़ा उ हो जाएंगे। ये देखिए उ और उ मिलके भान के बाद आ रहा उ और मिलके बड़ा उ। ये भान है, ये उदय है, तो ये भानुदय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भानु उदय। ऐसे ही आप दूसरा देख सकते हैं, जैसे हिमालय आपने देखा था, हिम धन आलय आपने देखा था, आ और आ के बाद आ जाता है।
तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। देवर्षि हमने इसमें देखा था जब हमने ऋषि का अर्थ कर दिया था। तो ये आपको एक सारांश बताया गया है दीर्घ संधि का और गुण संधि का। प्रत्याहारों को हम यहाँ लिखे रखेंगे क्योंकि हर संधि में हमें प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम अगली संधि चलते हैं आपके पास वृद्धि संधि। अगली संधि आपके पास हम चलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का फार्मूला होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची में क्या होगा कि यदि वृद्धि संज्ञक वर्ण आने पर वृद्धि हो जाए, यानी एच प्रत्याहार का इसमें प्रयोग होगा। जैसे आप देख रहे हैं वृद्धि और एच, यानी आ और आ के बाद यदि एच प्रत्याहार आते हैं तो वो वृद्धि संधि हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। आ और आ के बाद एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार में आप देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए एच प्रत्याहार यहां से यहां तक हुआ, इसके अंदर कौन कौन से बनाएंगे, ए ओ आई और औ। ए ओ आई औ यदि ये आ जाते हैं तो वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, आ ए औ। ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने वही फिर उधार लिया, यहाँ आद गुण से आ और आ ले लिया और ये एच प्रत्याहार यहाँ से आपको बता दिया है। और इसके बाद यदि आए तो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। यानी यदि आ और आ के बाद एच प्रत्याहार आए तो वृद्धि संधि हो जाती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि आ और आ के बाद ए और ए आए, यदि आ और आ के बाद ए और ए आए तो ये ए हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। या आ और आ के बाद ओ और औ आए तो ये औ हो जाएगा। देखिएगा आ और आ, यानी चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, और उसके बाद चाहे ह्रस्व ए आए चाहे दीर्घ ए आए वो ए हो जाएगा। और इसी तरीके से नीचे वाला भी हो जाएगा। एक बार इसको फिर समझ लीजिए। वृद्धि संधि वृद्धि रेची, यानी आ और आ के बाद एच प्रत्याहार आने पर वृद्धि संधि हो जाती है। एच प्रत्याहार आपको पता लग गया, यानी इस आ और आ के बाद यदि ए और ए आता है तो ऐ हो जाता है, और यदि आ और आ के बाद ओ और औ आता है तो औ हो जाता है। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको देख लेंगे वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि आपको दिख रही होगी वृद्धि रेची। इसके कुछ एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम पहले लेंगे सदैव। सदैव में सदा एव। अब इस सदा में देखिएगा सदा को कैसे तोड़ेंगे। इसमें क्या आ गया, सद आ। ये देखिए आ और ए इसमें आ गए, आ और ए मिलकर ए हो जाएगा, यानी ये दोनों मिलकर, और ये यहां पर रह गया तो ये बन गया सदैव। ये देखिएगा सदा धन एव। सदा में हमने इस आ को अलग बनाया, व्यंग्य अलग रह गया, व्यंजक एव आ गया, आ और ए के मिलने से ए आ गया, और जब ये इसमें जाएगा तो ये दो ए की मात्रा इसमें आ जाएंगी और ये हो जाएगा सदैव। एक और देखेंगे आप इसी तरीके से, दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेंगे। वन औषधि। वन औषधि। वन औषधि। अब यहां देखिएगा ये वन से आ निकल गया, और यहां आप देख रहे हैं औषधि, वन जमा औषधि।
और ये औषधि यहाँ रह गया। अब आ और ओ मिलेंगे तो औ हो जाएगा। वन यहाँ पर है, यहाँ औषधि रह गया और ये बन गया वन औषधि। ये हम पहले बता चुके हैं। ये हम स्टेप जो आपको समझाने के लिए बताते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि किसके किसके मिलने से कौन सा वन बन रहा है। तो ये वृद्धि रेची संधि के उदाहरण हैं। जैसे हम एक और उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण है नेक्स्ट, एक कैके। इसका आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे? एक धन एक, एक धन एक है और एक में क्या है, इसमें आ जाएगा, ये आ इसमें से अलग निकल जाएगा और इसमें रह जाएगा एक है। अब आ और ए को मिलाएंगे तो पहले आप ध्यान कीजिए कि हमने क्या बताया था कि आ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा, आए। और यहाँ पर ये एक है, यहाँ रह गया कै और ये हो जाएगा एक का एक कै। ये एग्जाम्पल आपको अधिकतर इनमें से ही मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा एक हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल बनेगा महेश्वरम, महेश्वरम, महेश्वरम। तो महेश्वरम में ये बनेगा महा धन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम। तो इसमें मह अलग हो जाएगा और यहाँ आएगा आपका आ और ये है ऐश्वर्यम। अब आप समझ ही सकते हैं कि आ और ऐ को मिला के ऐ बन जाएगा। आ और ऐ को बना के ये महा रह गया, इसके नीचे आप ये लगा दीजिएगा तभी ये व्यंजन रहेगा। और यहाँ रह गया ऐश्वर्यम, तो ये बन जाएगा महेश्वर्यम। यानी वृद्धि रेची में आप ये समझ सकते हैं कि आ और आ के बाद एच प्रत्याहार आने पर वृद्धि संधि हो जाती है। फिर आपको बता दें कि आ और आ के बाद एच प्रत्याहार आने पर वृद्धि संधि हो जाती है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वृद्धि रेची, यानी वृद्धि हो जाती है एच प्रत्याहार के बाद। वृद्धि रेची, वृद्धि हो जाती है। एच प्रत्याहार कौन से है, ये यहाँ से आपको ये जो प्रत्याहार है इनका भी आप जरूर इनको ठीक तरीके से याद कर लें, क्योंकि इससे संबंधित जरूर अति लघु प्रश्न जरूर आता है। जैसे वो पूछ लेगा कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जब एक प्रत्याहार की बात करें तो इसमें ए, ओ, ऐ, औ, हा या वारा इत संज्ञक वर्णों को छोड़ देना है। तो ये आपको ये 14 प्रत्याहार भी याद होना चाहिए, क्योंकि इन प्रत्याहारों के प्रयोग से ही ये संधि भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो अभी आपने देखा कि आपने अब दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी और वृद्धि संधि पढ़ी। 3 संधि आपने पढ़ी और ये तीनों संधि किसके अंदर आती हैं, स्वर संधि के। इसके बाद आपकी 2 संधि स्वर संधि के रह जाती हैं, एक यण संधि और एक अयादि संधि। यण और अयादि कुछ उनमें समानता है, इसलिए हम उन दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे और अगले टॉपिक में हम यण और अयादि संधि पढ़ाएंगे। आज क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें थोड़ा सा दीर्घ और उसके बारे में बता दीजिएगा गुण संधि, तो इसलिए हमने एक लेक्चर ले लिया। अब जल्दी ही दूसरा भी लेंगे जिसमें हम आपको यण संधि और अयादि संधि के बारे में बताएंगे। इतने आप लोग प्रत्याहारों को तैयार करके लिखें, सूत्रों को आप याद कर लें, क्योंकि सूत्र से संबंधित भी संधि का प्रश्न अवश्य आता है कि एको यवणचि किसका सूत्र है, वृद्धि रेची किसका है, अकय सवर्णे दीर्घा किसका है, आद गुणे किसका सूत्र है। तो ये सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। ये टैट हो, सुपर टैट हो, इससे प्रत्याहार से रिलेटेड और संधि के सूत्रों से रिलेटेड, या यूपी डीएलएड का एग्जाम हो उसमें निश्चित तौर पर ही कुछ न कुछ आता है। तो आज का हम इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम यण और अयादि संधि के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।